हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 9 फरवरी है तो एसएससी एमटीएस हवलदार के दूसरे फेज का पेपर आज से शुरू होने वाला है, जो कि 9 तारीख से लेकर पूरे 19 फरवरी तक होने वाला है। इस 11 दिनों में आप सभी का पेपर कंप्लीट होने वाला है। पहले फेज का पेपर तो कंप्लीट हो चुका है पूरे 7 शिफ्टों में, जो कि 4 से लेकर 6 फरवरी तक कंप्लीट हुआ है। तो जिस तरह से इन 7 शिफ्टों में सवाल पूछे गए हैं, उसी के आधारित पर आज के इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी एक पूरे पेपर का हल हम लोग करने वाले हैं। तो साथियों, पेपर से पहले एक पेपर को आप पूरा जरूर करिएगा। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जिस तरह से आपके 7 शिफ्टों में पेपर हुआ है और जिस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है, क्योंकि इसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है और पूरे एग्जाम तक ये क्लास आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, केरल का वेलाकाली किस समुदाय का मार्शल नृत्य है? केरल का वेलाकाली किस समुदाय का ये मार्शल नृत्य है? तो ये नायर समुदाय का नृत्य है जो वेलाकाली है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, रुपए एक सिक्का का कितना वजन होता है? जो 1 रुपए का सिक्का है इसका वजन कितना होता है? 3.09 ग्राम का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? तो ये यशपाल ने लिखा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, बताएंगे आप सभी। बिसागु महोत्सव के दौरान कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? तो बागुरुम्बा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? पहले पे तो केरल है, दूसरे पे कौन है? दमन और दीव है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? किस राज्य में द्विसदनीय राज्य विधानमंडल है, यानी 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल, वो कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची सुंडाकार मीनार है, जो कि कितने मंजिलों में विभाजित है? आप देख रहे हैं कि इस टाइम इस तरह का सवाल पेपर में पूछा जा रहा है एसएससी की तरफ से। दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची है, जो कि सुंडाकार मीनार है, जो कि इसमें कितने मंजिलों में विभाजित किया गया है? तो 4 मंजिलों में विभाजित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पेपर में छपने वाला प्रश्न पढ़ लेना है। जीके, जीएस, करंट अफेयर ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। इंग्लिश का भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ लेना है। इसके अलावा हम आप सभी को मैथ प्लस रीजनिंग के वही क्वेश्चन दे देंगे जो कि आपके सीधे पेपर में आ रहे हैं। और ये आपको मिलेगा कैसे भाई? इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, मात्र 50 रुपीज़ आपको पे करके ये अपने पास मंगाना है। ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन होंगे भाई, जो कि आपके सीधे शिफ्टों में आने वाले हैं। यदि आप सभी के पास कुछ समय बाकी है तो दोस्त मेरे इस नंबर मैसेज करके ये पीडीएफ जो कि आपके पेपर में सीधे आने वाले प्रश्न हैं उसको आप जरूर पढ़िए, एक नज़र में देख लीजिए। यहाँ से आप सभी को बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। ओके, तो भाई जल्दी करिए अपने शिफ्ट से पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज का किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय राज्य किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? तो ये जातिगत भेदभाव के आलोचक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव द्वारा की गई थी? भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव द्वारा की गई थी? तो संगीत रत्नाकर की,
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, केंद्र सरकार के बजट को और किसके नाम से जाना जाता है? केंद्र सरकार के बजट को और किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? तो साथियों किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? तो ये श्रीलंका देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व वो सबसे अधिक पर है? तो बिहार राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो साथियों नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? 1905 में किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को, किस याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं? किस याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? महाराष्ट्र का जो सांस्कृतिक खेल है दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? तो ये कृष्ण जन्माष्टमी संबंधित है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलीकोट्टू से आरंभ होता है? कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलीकोट्टू से आरंभ होता है? तो भाई कथकली। कथकली किस राज्य का है? तो ये केरल का है। इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम याद रखिएगा मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ओके, उड़ीसी तो भाई उड़ीसा का ही है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? रुक्मणी देवी अरुंडोल को जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, लक्षद्वीप का लावा नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों लक्षद्वीप का जो लावा नृत्य है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेज दिया गया था? तो इब्न बतूता को भेजा गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को, गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम है? तो पूरे 5 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन अ फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक है? ये फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोहिंटन मिस्त्री हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को, लेबांग बुमानी नृत्य ये किस राज्य का फसल नृत्य है? जो लेबांग बुमानी नृत्य है ये किस राज्य का एक फसल नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, एस बालाचंद्र कौन से वादन के लिए प्रसिद्ध है? एस बालाचंद्र किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो पूरे 2.13 मीटर की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को,
निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, भारत में कौन से सिक्के बाई मेटालिक यानी दो धातु वाले हैं? भाई सवाल आ रहे हैं ना, बताइए भारत में कौन से सिक्के बाई मेटालिक यानी दो धातु वाले हैं? इनमें से कौन कौन से रुपए के हैं भाई? एक तो देखिए 10 रुपए का है और एक 20 रुपए का है। ये दो धातु वाले सिक्के हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिक्के कौन कौन से? एक तो देखिए 1 का है, एक 2 का है, 5 का, एक 10 का, एक 20 का है, और कोई तो सिक्का नहीं है भाई इस टाइम चलन में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा प्राचीन स्थल है जो कि भारत में स्थित नहीं है? जैसे हुंसगी है, हल्लूर है, इनाम गांव, लेकिन मेहरगढ़ ये भारत में स्थित नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो भाई जन थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, ओजोन परत मुख्यतः किस परत में स्थित है? तो साथियों जो ओजोन परत है मुख्यतः ये किस परत में स्थित है? तो ये समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो बस्तर गुंचा है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, पुरुषों के कबड्डी के मैदान यानी कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितने मीटर की होती है? पुरुषों के कबड्डी के मैदान की जो लंबाई होती है वो मीटर में कितनी होती है? तो पूरे 13 मीटर की होती है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, अदिति योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अदिति योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो 4 मार्च 2024 को हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत 71वें नंबर पे थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? जो 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? किस देश में? तो यूएई में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और न्यूजीलैंड ने पहली बार जीत लिया भाई, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अर्जुन अवार्ड 2024 के तैराकी खेल में किसे सम्मानित किया गया था? अर्जुन अवार्ड 2024 के तैराकी खेल में किसे सम्मानित किया गया था? तो साजन प्रकाश को किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो साथियों जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो साथियों आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में करंट अफेयर से लगभग 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछा रहे हैं, केवल 2 ही सवाल पूछा जा रहा है 25 क्वेश्चन में से, ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं करंट अफेयर के। तो 82वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी थी वो समिलिया पेरिस थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आमतौर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है? यानी किस खिलाड़ी को आमतौर पर हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है? जैसे देखिए विकेट कीपर को तो भाई हेलमेट जरूरी होता है, जो बेसबॉल कैचर होता है बहुत तेजी से बॉल आता है उसको तो भाई हेलमेट अनिवार्य है पहनना, गोलकीपर को भी भाई बहुत जरूरी है। लेकिन क्रिकेट बॉलर को जो भाई बॉलिंग हम लोग करते हैं तो क्या हम लोग हेलमेट पहनते हैं? हमें हेलमेट की आवश्यकता होती है? नहीं होती है।
तो यही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाह्य अलिंद में किसके माध्यम से आता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में किसके माध्यम से आता है? तो भाई फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, दमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था? दमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया था? तो समान रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4, जब कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को संसाधित यानी प्रोसेस करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो यह गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो साथियों, जब कच्चे माल को संसाधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो यह गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन बहुत आसान सवाल भाई। निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जब कच्चे माल को संसाधित यानी प्रोसेस करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है तो यह गतिविधि निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को, व्हाट इज अ पर्सन आर बिलीफ कॉल्ड हु बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर? गॉड एंड द यूनिवर्स आर आइडेंटिकल, यानी व्हाट इज द पर्सन आर बिलीफ कॉल्ड हु बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे पैंथियस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? उसे पैंथियस्ट बोलेंगे। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व के देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। तो यहां से देखिए, अब हम लोग मैथ के जो आपके हर शिफ्ट में जहां सवाल आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। 10, 35 और 55 का मसपा ज्ञात करिए। मसपा मतलब होता है HCF, यानी आप सभी को 10, 35 और 55 का HCF निकालना है। निकालेंगे, जैसे देखिए, जब HCF निकालने के आज आपके पेपर में तो आप ऑप्शन का मदद लेंगे। जैसे 15 देखिए, पहला ऑप्शन को उठाएंगे। 15 तो भाई किसी नंबर को पूरी तरीके से काटेगा नहीं। 5 ऐसी संख्या है जो कि 10 को पूरी तरीके से भाग कर देगा। 5 35 को भी पूरी तरीके से भाग कर देगा। 5 55 को भी पूरी तरीके से भाग कर देगा। 10 केवल 10 ही करेगा, 35 55 को नहीं करेगा। पॉइंट में नहीं आना चाहिए भाई, पूरी तरीके से कटना चाहिए। 25 देखिए किसी को नहीं कटेगा, यानी 10, 35, 55 के HCF कौन है भाई? 5 है, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना होता है? सबसे अधिक नंबर में 3000, रेट हमेशा परसेंटेज में 6%, टाइम 3 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल, 30 तिया 90, 90 छक्का 6 54 540, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 28, 31, 36, 43, 54 क्वेश्चन मार्क। 28, 31, 36, 43, 54 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ऐड हो रहा है। 28 31 प्लस 3, 31 36 प्लस 5, 36 43 प्लस 7, 43 54 प्लस 11। देखिए 3 5 7 11, यानी एक तरह का ये अभाज्य संख्या चल रहा है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से काटती है, यानी 11 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आती है? 13 आती है, यानी 54 में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 67 हो जाएगा, यानी सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? ये भी सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 7 मित्र हैं, L M N O D E और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे एक वृत्ताकार ये मेज दिया है, इसमें 7 मित्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। वो जो है ना, यल के दाएं से 5वें स्थान बैठा है। यल के दाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? ओ बैठा है।
तो हम क्या कर देते हैं, एल को यहां बैठा देते हैं, एल के दाएं से पांचवें स्थान पे, यानी दायां साइड इधर होगा एल का, यानी राइट साइड में, तो पांचवां स्थान कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा भाई। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, क्लियर। अब उसका देखिए दूसरा का लाइन पढ़िए, एफ और ओ दोनों यम के निकटतम पड़ोसी हैं। एफ और ओ क्या है, दोनों यम के निकटतम पड़ोसी हैं। ओ तो ऑलरेडी यहां पे बैठा है भाई, एफ और ओ दोनों एम के निकटतम पड़ोसी हैं। यानी अब देखिए यम को हम क्या करते हैं, बीच में एफ को यहां कर देते हैं, तभी तो एफ और ओ दोनों यम के निकटतम पड़ोसी होंगे। ये भी लाइन क्लियर हो गया। यन जो है ना वो यन और यल ई के निकटतम पड़ोसी है, यन और यल ई के निकटतम पड़ोसी है। यल तो ऑलरेडी यहां बैठा है, यानी अब ई बीच में आएगा और यन इधर आएगा, तभी तो देखिए ई जो है वो दोनों का निकटतम पड़ोसी बनेगा यन और यल का। अभी एक मित्र नहीं बैठा है, यहां पे कौन नहीं बैठा है, एल एम एन ओ डी नहीं बैठा, तो डी को यहां बैठा दीजिए। सवाल देखिए क्या पूछा है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, डी के ठीक बाएं साइड में कौन बैठा है, डी यहां बैठा है, बाएं साइड किधर होगा, इधर होगा, यानी ओ बैठा है भाई। यानी सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल, ये भी सवाल आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं भाई, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉम को 75 और 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, मेड को 21 46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यम के लिए कूट क्या बनेगा। दोस्त मेरे आप सभी से यम का कोड पूछा ना, तो कॉमन चेक करिए। देखिए फ्रॉम में यम है और मेड में यम है, इसका मतलब कि यम यम कॉमन है, इसका मतलब कि इनके कोड में भी यम कोई भी नंबर कॉमन मिल जाएगा। कौन सा नंबर कॉमन, एक, देखिए एक इसमें भी है एक इसमें भी है। जिस प्रकार से यम कॉमन मिला तो उसी प्रकार इनके कोड में एक भी कॉमन मिल गया। इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला सवाल आ गया तो यही अप्लाई करिएगा मेथड, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो साथियों कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 ताली नृत्य ये कामड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। तो साथियों दक्षिण भारत के सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, तो भाई ओणम त्योहार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहां पर आयोजित किया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितने गज होती है। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितने गज की होती है, तो भाई 12 गज की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, तो आरसी दत्त थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, संजीवनी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है। संजीवनी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संजीवनी योजना को शुरू किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। तो साथियों किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59, 23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बने थे, अब कोई दूसरा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था, तो भारत 42वें नंबर पर था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार और 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है,
तीन ऑप्शन एक पैटर्न पे समान होंगे, एक अलग होगा। तो इस सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इन्हीं ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन का कोड करिए पीएमओ, पी होता 16, एम होता 13, ओ होता 15, 16 से 13 -3 हुआ है, 13 से 15 +2 हो चुका है इसमें। अब ऑप्शन भी देखिए, ई होता 5, बी होता 2, इसमें -3 हो गया, डी होता 4 तो इसमें +2 हो गया। यानी पहला ऑप्शन और ऑप्शन भी दोनों सेम पैटर्न पे हैं। ऑप्शन सी देखिए LIK, यल होता 12, आई होता 9 तो इसमें -3 हो गया, के होता है 11 इसमें +2 हो गया। यानी भाई देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपस में कॉमन है भाई, -3 और +2 का पैटर्न है। लेकिन आप देखिए डी ऑप्शन अलग हो जाएगा, -3 +2 नहीं होगा। चेक करिए, देखिए R 18, O है 15, इसमें -3, फिर यस होता 19 तो देखिए इसमें +4 कर दिया, -3 +4 कर दिया। इस तरह से क्या हो गया, रॉन्ग गया। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन -3 और +2 का पैटर्न था, लेकिन इसमें -3 तो है लेकिन +4 का पैटर्न फॉलो कर दिया। तो इस तरह से डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 62। यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी भाई इसमें इस बार हमें ना इंग्लिश का ही सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके हमें जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे ABCD ऐसे होता है ना, लेकिन इंग्लिश के अक्षरों का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले ई आएगा भाई, EFG यहाँ पे आ जाएगा, HI भी है, JKL है, LM नहीं है, N है, N के बाद लास्ट में यस है। ठीक, देखिए केवल ई अपना सेम पोजीशन पे है भाई, केवल एक अक्षर, तो यही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, GDJ KHN OLR SPB क्वेश्चन मार्क। हमने आपको बताया जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सभी को केवल पहले अक्षर का कोड निकालना है, G K O और यस, G 7 के 11 O 15 यस 19, 7 से 11 +4, 11 से 15 +4, 15 से 19 +4, यानी इसमें रिलेशन +4 का हुआ है। तो 19 में 4 जोड़ देंगे 23, 23 पे कौन आता है W, यानी हमारा आंसर W से मिलेगा। या तो ऑप्शन बी होगा या तो सी ऑप्शन होगा, बीच वाला U आ जाएगा या तो T आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब दूसरे अक्षर का कोड निकाल लेते हैं, D H L और P। D होता 4, H होता 8, L होता 12, P होता 16, 4 से 8 +4, 8 से 12 +4, 12 16 +4, इसमें +4 का लॉजिक है। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 पे T, यानी पहला अक्षर तो हमारा W, दूसरा का T, यानी WTZ हो जाएगा। सी ऑप्शन मिल गया। जब भी पेपर में आप बैठिए तो केवल इतने का इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा पूरा मत हल करने बैठ जाएगा नहीं तो समय आपका चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। ये बेस्ट लेवल का सवाल है भाई आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप सभी को। जैसे इसमें देखिए 10 का रिलेशन 26 है, जैसे कि पहले भाई 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर +1 कितना हो, 3 3 9 10। ठीक, उसी प्रकार 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से कम कर देंगे 26, यानी 3 का स्क्वायर +1, 3 का क्यूब -1, इस पैटर्न पे। अब ये 50 किस नंबर की स्क्वायर के पास है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर +1 कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 + 1 50। उसी प्रकार 7 का क्यूब इस बार -1, 7 का क्यूब 343, 343 में से 1 घटा देंगे तो 342 हो जाएगा, यानी सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या बनेगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 69 78 103 152 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, 69 78 78 103 152, देखिए 69 से 78 +9, 78 से 103 इसमें +25 किया, 103 से 152 यानी +49 किया। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर,
यानी अब हमें ये चेक करना पड़ेगा अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या करा है। तो पहले हम 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अब हम इस 152 में पहले 81 को जोड़ते हैं, देखते हैं आंसर आता है। 2 1 3, 8 5 13 का 3 1 1 1 2, यानी 233 देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 233, यानी इसमें 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लगा था, 2 का पेयर चला, 2 का भाई बढ़ रहा है नंबर। तो हमने क्या किया, 7 के बाद क्या आएगा, 2 अंक बढ़ाकर 9 आएगा। तो 9 का स्क्वायर करके 192 में जोड़ दिया, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो गए। क्लियर? अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द फ्रेज गिव अप। गिव अप मतलब क्या हो जाएगा भाई? यानी आप गिव अप कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप क्या कर दे भाई, सरेंडर एक तरह का कर सकते हैं। क्यों भाई? यानी गिव अप यानी कीप कंटिन्यू होगा, उसका उल्टा हो जाएगा भाई, सरेंडर है उसका उल्टा हो जाएगा, कंटिन्यू जारी रखेंगे। गिव अप मतलब कि क्या होता है, गिव अप कर दे किसी के आगे, आप आगे चलें तो उसके उल्टा क्या होगा, कीप होगा, कंटिन्यू होगा, लगातार होगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हाइजीन का। हाइजीन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? HYGIENE होता है भाई। देखिए कौन सा ऑप्शन है, HYGE रॉन्ग है, HYGIENE बी ऑप्शन, हिगनी हिगिन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग दिया है भाई हाइजीन का। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड डिस्पर्स्ड। डिस्पर्ड यानी गैदर, फैल जाना, तो गैदर का मतलब इकट्ठा कर जाना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डिस्पर्ड मतलब क्या होता है, फैल जाना भाई होता है ना, लेकिन गैदर के क्या होगा, उसका उल्टा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। माई फ्रेंड लिव्स इन लंदन, आई सा इन द फॉरेस्ट, इसमें क्या फील होगा? जैसे माई डियर फ्रेंड, जैसे ऑप्शन देखिए, माई इसमें क्या होगा, डियर फील होगा। डियर का स्पेलिंग क्या होता है, DEAR होता है। माई डियर फ्रेंड लिव्स इन लंदन, आई सा या डियर, यानी आई सा मैंने देखा, फॉरेस्ट में क्या डियर, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये होमोनोम्स है भाई, होमोफोन्स होमोनिम्स आप जानते हैं ना, डियर 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 डियर, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, DERDW, यानी पहला ऑप्शन, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए माई डियर फ्रेंड लिव्स इन लंदन, आई सा डियर इन द फॉरेस्ट। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। बाजार मूल्य पर आधारित GDP से साधन लागत पर आधारित GDP प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है? बाजार मूल्य पर आधारित GDP से साधन लागत पर आधारित GDP प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है? तो भाई शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 70 क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो या ना समझ में आए तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत तेज़ी से क्लास चला है, समय नहीं है भाई, इसलिए हम फटाफट हर एक क्वेश्चन को देख रहे थे। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते, मिलते साथ ही कल एक और नए क्लास के साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल क्लास चलने वाली है। ओके, तो भाई आप लोग एग्जाम डेट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।